हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट। तो आज हम देखेंगे, अगर आपको एग्जाम में आ जाए, देखो हम कर रहे थे हेड्स ऑफ इनकम। क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर टैक्स लगता है, हेड्स कर रहे थे हम, है ना। हमने दो हेड्स कर लिए, सैलरी हमने कर लिया और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने कर लिया। आज हम करेंगे कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। देखो, जब भी आप आंसर लिखोगे कैपिटल गेन्स आपको आ जाए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होती है हर में। तो वही लिखना है कि 5 हेड्स में से एक हेड है जो 5 हेड सेक्शन 14 में बताए गए हैं। फिर आप 5 हेड बता सकते हो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो हमारा हेड है ये डील करता है प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, कि जो भी हमें कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से प्रॉफिट आ रहा है वो इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो बस उसके बाद हम बता देंगे सेक्शन 45A से 55A तक में है। और उसके बाद अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो कि 2026 की अमेंडमेंट के बाद जो इसके सेक्शन हो गया, शायद 67 to 81 जो भी सेक्शन है, वो सेक्शन के अब 2026 के बाद जो अमेंडमेंट आई है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो नया आया है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं। तो इन सारे प्रोविजंस में चार्जिंग सेक्शन से लेके टैक्सेबिलिटी, मोड्स, एग्जम्पशंस, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो इंट्रोडक्शन तो यही होती है जनरली। उसके बाद देखो, अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसका चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन है इसका सेक्शन नंबर 45। तो देखो, चार्जिंग सेक्शन हमें क्या बोलता है कि कोई भी प्रॉफिट या गेन जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से आ रहा है इन प्रीवियस ईयर शेल एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बी चार्जेबल इनटू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला कि जो हमारा हेड है ये है कैपिटल गेन्स का, ठीक है। कैपिटल गेन्स का जो हेड है उसके अंदर फॉल करेगा कुछ भी अगर हमारे को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। प्रॉफिट या गेन हमें कोई भी हो रहा है कब? फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो यहां से ही हमें पता लग गया एसेंशियल्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले कैपिटल एसेट होनी जरूरी है। देखो, एसेंशियल आ गया अब सेक्शन 45 के, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट। उसके बाद देयर मस्ट बी ए ट्रांसफर, कैपिटल एसेट है उसकी ट्रांसफर होनी चाहिए, और ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, और वो एग्जेम्पशन के अंडर फॉल नहीं करना चाहिए। और उससे हमें जो ट्रांसफर से क्या मिल रहा है? प्रॉफिट और गेन, तो वही होंगे टैक्सेबल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस पे। देखो, तो सेक्शन 45 का 1A डील्स विद प्रॉफिट गेन्स अराइजिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल एसेट ड्यू टू स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो अब क्या है, देखो, अब हमें कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है, या तो इंश्योरेंस का पैसा मिला है हमारे को, या कॉम्पनसेशन मिली है, या डिस्ट्रक्शन हुई है, मतलब हमारी कैपिटल एसेट की डिस्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। हमारा कैपिटल एसेट था, टूट गया, तो हाउस इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। हमारा कैपिटल गोल्ड था, गोल्ड एसेट था, डिस्ट्रॉय हो गया, गोल्ड चोरी हो गया, कुछ भी, तो उससे हमारे को उसकी इंश्योरेंस कराई हुई थी, उसका पैसा मिल गया। या फिर डिस्ट्रॉय हुआ, फ्लड्स वगैरह आ गई, सरकार ने कॉम्पनसेट कर दिया। तो ये सारी चीजें भी टैक्सेबल है इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन, जब कॉम्पनसेशन मिलेगी तब, ठीक है। सेक्शन फिर 45 का 2, जहां पर कोई कैपिटल एसेट जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल गेन्स। अगर कोई भी कैपिटल एसेट है उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल होगा स्टॉक इन ट्रेड जब बेचे जाएंगे उस टाइम पे। लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। अगर कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है हमें ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से। अब क्या होते हैं ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स? तो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स हमारे पास हुए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लॉट है, मैंने वो आपको सेल आउट नहीं किया, मैंने आपको बोला इस पे आप फ्लैट्स बनाओ। तो आपने मेरे प्लॉट पर 5 फ्लैट्स बना दिए, जिसमें से मैंने बोला जो आप फ्लैट्स बनाएंगे उसमें से 3 मैं रखूंगा, ठीक है। 5 फ्लैट से 3 मैं रखूंगा, 2 आप रखना। तो ये जो 3 मैंने रखे और साथ में मैंने बोला 2 आप रखना, तो ये 2 को हटा दो, जो 3 मैंने रखे, तो वहां से जो मुझे बेनिफिट राइज हुआ दैट विल बी कंप्यूटेड हेयर इन दिस कैपिटल गेन्स में ही आएगा वो, ठीक है। और इसमें बस एक चीज याद रखनी है, ये चार्जेबल कब होगा, मतलब इस पे टैक्स कौन से साल में लगेगा? जब कंप्लीशन हो जाएगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, ठीक है। तो देखो हमने क्या क्या देखा अभी। हमने देखा
कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसकी ट्रांसफर होनी चाहिए, एग्जेम्पशन में फॉल नहीं करना चाहिए, हमें उससे कोई गेन या प्रॉफिट हुआ हो तो वो फॉल करेगा इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन 45 के कुछ पॉइंट्स देखे। जैसे पहला जो हमने देखा वो क्या है कि अगर हमें कोई, क्या क्या देखा हमने 45 में, अगर हमें कोई कॉम्पनसेशन मिल रही है, ठीक है, कॉम्पनसेशन के बाद हमने देखा कॉम्पनसेशन मिल रही थी हमें, या फिर हमारी जो इंश्योरेंस है उसका पैसा मिल रहा है अगर हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, सेकेंडली हमने क्या देखा कि अगर कोई भी एसेट को हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक ये हमने देख लिया, एक हमने देखा अगर हम अपने एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी इसी हेड में आएगा। थर्डली और लास्टली हमने देखा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, ये कंप्यूट कब से होंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आने के बाद। इजी पीजी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखी, उसके बाद हमने लिखा सेक्शन नंबर 45 इसका चार्जिंग सेक्शन, जिसने हमें बोला कैपिटल एसेट के ट्रांसफर वगैरह होने से ये सब होता है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि हमें पता तो हो कि कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफर क्या है, तो उसकी डेफिनेशन स्पेसिफिकली हमें दी गई है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटल एसेट और ट्रांसफर की डेफिनेशन, क्योंकि हमने देखा एसेंशियल था पहला कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट क्या है, देखो मींस प्रॉपर्टी और एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन बट एक्सक्लूड्स, तो कोई भी प्रॉपर्टी या फिर एनी काइंड, प्रॉपर्टी में आ गया कोई भी आपका घर, फ्लैट, बिल्डिंग, लैंड। काइंड में क्या आया, काइंड में हमारे पास आया गोल्ड, शेयर्स, वो सब आ गए इसमें। ठीक है, जो असेसी होल्ड कर रहा है, बट एक्सक्लूड स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट्स नहीं आएंगे आपके, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आएगा, स्पेसिफिक बॉन्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्सक्लूड की गई है। ठीक है, तो क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है हमारे पास प्रॉपर्टी में, हमारे एसेट्स में से, कैपिटल एसेट में क्या नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड, हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं आएगी, कुछ बॉन्ड्स नहीं आएंगे जो स्पेसिफाइड किए गए हैं, और लास्टली क्या नहीं आएगा, हमारे पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स मतलब हमारे कपड़े नहीं आएंगे, हमारा फर्नीचर नहीं आएगा, वो सारी चीजें नहीं आएंगी हमारी कैपिटल एसेट। अब ट्रांसफर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब बहुत वाइड है। यहाँ पर देखो, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन एंड सर्टेन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर टीपीए। तो टीपीए का 53A के साथ साथ इसमें सेल, एक्सचेंज तो है ही, लेकिन क्या अलग है, रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। देखो हमारे पास क्या क्या होगा फिर ट्रांसफर में। ठीक है, तो एसेट तो हमने देख लिया। देखो कैपिटल एसेट में सबसे पहले हमारी डेफिनेशन ने क्या बताया कि हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी भी आ जाएगी हमने होल्ड की हो, या फिर कोई काइंड भी आ जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी काइंड दोनों चीजें, काइंड और क्या क्या नहीं आएगा, तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगा, पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं आएंगी जैसे कपड़े, फर्नीचर, वो नहीं आएगा, और सम बॉन्ड्स नहीं आएंगे, कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रांसफर, कि जो दूसरा एसेंशियल था हमने देखा था ना, ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ट्रांसफर में सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, 53 ATPA आएगा, लेकिन नया क्या है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एनी राइट, या फिर एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। तो ये सारी चीजें आएंगी ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, ट्रांसफर बहुत वाइड है इस डेफिनेशन में, ये याद रखना है। और केसेस भी मैंने यहाँ मेंशन किए, वो देखते रहना, आपने खुद देख लेना। अब आते हैं कि कैपिटल गेन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब दो तरह में हमने डिवाइड क्यों किया गया है, देखो क्योंकि इंडेक्सेशन एक इसमें क्राइटेरिया आता है जब हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना टैक्स लगेगा। तो उस चीज के लिए हमने इसको डिवाइड किया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG। अब याद कैसे रखना है, बस एक फॉर्मूला याद रखो, ये 36 मंथ्स तो भूल ही जाओ, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद 36 मंथ हट चुका है।
एक चीज याद रखो, कोई भी अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो अगर 12 प्लस मंथ रख लिया तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और अगर कोई अनलिस्टेड है तो अगर उसको 24 मंथ से ज्यादा हमने रखा है तो देन इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बस 12 और 24 महीने याद रखो, ये आपको हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स को कंप्यूट कैसे करेंगे? तो देखो हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 45, जिसमें हमने देखे असेंशियल्स ऑफ सेक्शन नंबर 45। उसके बाद हमने देखे 45 के 3 और पॉइंट्स, ठीक है, कि 45 में 3 और चीजें क्या क्या थी। उसके बाद हमने देखी डेफिनेशंस किस किस चीज की, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर, ठीक है, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। उसके बाद हमने देखी इसके दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। उसके बाद तो मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आप हेडिंग डाल सकते हो चार्जिंग सेक्शन और उसके एसेंशियल्स। उसके बाद आप डाल सकते हो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। उसके बाद आप डाल सकते हो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो टाइप्स तक हमने कर लिया। देखो कितनी हेडिंग्स होगी अभी तक हमारे पास, इंट्रोडक्शन, चार्जिंग सेक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, और अब हम कर रहे हैं मोड ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, कंप्यूटेशन। उसके बाद हम करेंगे एग्जेम्पशंस, और एग्जेम्पशंस के बाद कंक्लूजन। तो पूरा आंसर तो रेडी हो जाएगा। तो आते हैं अब कंप्यूटेशन पे। तो मोड ऑफ कंप्यूटेशन देखो क्या है इसका। सबसे पहले देखो कैपिटल गेन जो हमारे पास है उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लो, अगर कोई कैपिटल गेन था और जितने का हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितना पैसा हमें उसको बेच के मिला है, मतलब आपकी जमीन थी जितने में बेची, आपका गोल्ड था जितने में बेचा, शेयर था जितने में बेचा, इन सबको बेच के जितना पैसा मिला है वो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपको वो लेने के लिए कुछ, सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने उसको खरीदा कितने में था, ठीक है। मान लो आपने 1 करोड़ का तो बेचा, लेकिन आपने 50 लाख का उसको खरीदा भी तो था, तो 50 माइनस कर देंगे। प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसमें आपने बाद में इंप्रूवमेंट्स कितनी की, मान लो 2 लाख की इंप्रूवमेंट की। प्लस एक्सपेंडिचर अकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर करते हुए अगर कोई आपने उसके ऊपर खर्चा किया है। तो देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या बना, अगर आप कैपिटल गेन्स को, हाँ, कंप्यूट कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन, तो जो जर्नल फॉर्मूला है कंप्यूटेशन, तो अब देखो जो जनरल फॉर्मूला है क्या करना है हमने। सबसे पहले इसमें, सबसे पहले हमने देखना है कि कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने कितने में बेची, ठीक है। तो मान लो कोई भी कुछ भी था, 1000 रख के चलो, आपने 1000 रुपये में बेची, माइनस उसको खरीदा कितने में था, मान लो 200 रुपीज़ में खरीदा था। प्लस इंप्रूवमेंट कितने रुपीज़ की 50 रुपीज़ की इंप्रूवमेंट की। प्लस आपको जब आपने उसको बेचा तो उसमें आपको बेचने वक्त कितना खर्चा करना पड़ा, तो मतलब आपने 50 रुपीज़ का खर्चा और कर लिया मान लो। तो देखो 1000 रुपये आपको मिले उसको बेचने पर, आपने अपनी जमीन बेची 1000 रुपये में, 200 रुपये में आपने खरीदी थी, ठीक है। प्लस 50 रुपये की आपने उसमें इंप्रूवमेंट की, जमीन को आपने मान लो उसमें टाइल्स लगा दी, 50 रुपये की इंप्रूवमेंट की। अब जो बाकी 50 ये है, मतलब आपने जो रजिस्ट्री कराई, स्टैम्प ड्यूटी पे की, वो इसमें आपके 50 रुपये लग गए। तो 1000 माइनस 300, तो हमारे पास क्या बचेगा, 700 रुपीज। तो 700 रुपीज पे टैक्स लगेगा, पूरे के पूरे 1000 पे नहीं। मेन क्वेश्चन यही होता है इस एक्ट का, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मान लो 1 करोड़ की बेची लेकिन खरीदी 50 लाख की थी, तो आपको 50 लाख का बेनिफिट हुआ, तो क्या पूरे 50 लाख पर टैक्स लगेगा? नहीं, उसमें हम देखेंगे, हम उसमें क्या माइनस और करेंगे, इंप्रूवमेंट्स, और क्या माइनस करेंगे हम उसमें, बेचने में अगर आपको कोई पैसे लगे हैं तो वो माइनस करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट भी है देखो इसमें, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, मैंने आपको बताया था ना, इसलिए हमने क्लासिफाई किया है क्योंकि टैक्स पर्पजेस के लिए अलग हो जाता है। तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, हम इन्फ्लेशन इंडेक्स है, CII, एक इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फॉर्मूला निकालती है न्यूट्रलाइज करने के लिए, CII बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट
इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस हिसाब से निकालते हैं। देखो तो इंडेक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, तो वो निकलती है एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट जैसे हमने इस एग्जांपल में देख रहे थे 1000 रुपये, ठीक है। एक्चुअल सॉरी 1000 नहीं, जितने में आपने खरीदी थी, तो 200 रुपीज एक्चुअल कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, जब आपने बेची तो वो जनरली ज्यादा होगा क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा होगा। तो CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर मान लो उस साल में था 100, डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जब आपने खरीदा था तो मान लो वो 50 था, ठीक है। 51 से 50, 50 टू ज़ा 100, टू ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 400 रुपीज। तो 400 रुपये पर लगेगा टैक्स, ठीक है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऐसे निकालेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ऐसे निकालेंगे तो 400 रुपये पे लगेगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है इसमें। और हम जो पीछे एग्जाम्पल लेके कर रहे थे तो उसमें 700 पे लग रहा था, तो बस यही फर्क है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज याद रखनी है, ये CII निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन अब 2026 की अमेंडमेंट के बाद बहुत कम जगह है CII वाला फॉर्मूला लगता है। गवर्नमेंट ने जनरली फ्लैट रेट कर दिया है 12.5%। तो अब पर्सन के पास चॉइस है, तो 12.5% के हिसाब से माइनस करके वो टैक्स दे दे, या फिर CII वाला फॉर्मूला लगा ले। तो अब फ्लैट रेट 12.5% कर लिया फॉर टैक्स पर्पज, ठीक है। तो कंप्यूटेशन देख लिया हमने, कंप्यूटेशन कैसे है जनरली, कैपिटल गेन्स की पूरी कंसिडरेशन माइनस एक्विजिशन की कॉस्ट, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, ठीक है। और CII निकालना है मैंने आपको सिखा दिया कि इंडेक्स कैसे, CII सरकार जो बताएगी उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो एग्जेम्पशंस, किन किन चीजों के ऊपर जो है हमारा कैपिटल गेन्स अगर हम बेचे बूचे भी तो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो पहली है एग्जेम्पशन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, हम अपना घर बेच रहे हैं और दूसरा घर खरीद रहे हैं, ठीक है। एक घर बेचा दूसरा घर खरीदा, टैक्स नहीं लगेगा। बस याद क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन इन परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, मतलब नया घर खरीदने से 1 साल पहले, मतलब जैसे आपने 2026 में नया घर खरीदा तो 2027 में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो 1 ईयर बिफोर आपने खरीद लिया था तो तब भी नहीं लगेगा। या बेचने के 2 साल के अंदर 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 आप घर ले लो, या फिर कंस्ट्रक्शन के 3 साल के अंदर अंदर आप इंडिया में कोई घर ले लो। बस याद रखना है रीसेल अगर आप कर रहे हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा घर लेने के लिए तो नहीं लगता। और 2019 के अमेंडमेंट के बाद आपके 2 घर ले सकते हो आप, ठीक है, 2 रेजिडेंशियल हाउसेस ले सकते हो, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा आप पुराना एसेट बेचने का अगर आप घर ले रहे हो। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो एग्रीकल्चरल लैंड पे हमने देखा ये एक्ट नहीं लगता है, इस हेड में एग्रीकल्चर लैंड को हम काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एग्जेम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, अगर हम अपना कैपिटल एसेट बेच रहे हैं और उससे कुछ बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल NHI के बॉन्ड्स, लेकिन बस क्या कंडीशन है, 6 महीने के अंदर खरीद रहे हैं। तो अगर हम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं 6 महीने के अंदर खरीद रहे हैं, प्लस 1 साल में सिर्फ 50 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट मिलेगा, और जो हमने बॉन्ड खरीदे हैं वो 5 ईयर लॉक इन पीरियड होना चाहिए, 5 साल के लिए हमने लॉक इन कर दिया, ठीक है। या फिर एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, अगर हम कोई और लॉन्ग टर्म एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, तो उससे अगर हम कुछ और चीज खरीद रहे हैं तो उसको प्रोपोर्शनेट देखो, नेट कंसिडरेशन मस्ट बी इन्वेस्टेड इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, मतलब हमने कोई अपना एसेट बेचा उससे हमने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, मतलब 1 करोड़ में हमने अपना कैपिटल एसेट बेचा, 50 लाख का घर खरीदा, तो 50 लाख विल बी एग्जेम्प्टेड। इतना याद रखना है बस आपने यहां से। 50C पे आ जाओ, फिर स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंप्यूटेशन इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो जहां पर जो कंसीडरेशन है इज रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग इज लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प्ड वैल्यूएशन, मतलब अब आपने बेच दी कोई जगह, ये आपने अपना घर बेचा, इसकी सर्कल रेट में वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, आपने बेच दिया 50 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट डीम करेगी कि आपने 1 करोड़ रुपए का ही बेचा है, ठीक है। आप इतने कम में नहीं बेच सकते, बस टॉलरेंस बैंड रखा है 10%, आप सिर्फ 10% कम में बेच सकते थे इसको, मतलब 90 लाख तक में बेच सकते थे। लेकिन अगर आपने 50% ही कम बेच दिया तो गवर्नमेंट विल डीम कि आपने जितना मार्केट वैल्यू थी उतने रुपए में ही बेचा है, ठीक है। एक याद रखना है। अब कॉस्ट एक्विजिशन और कॉस्ट इंप्रूवमेंट क्या मानी जाएगी, तो जहां पर भी आपका जो कोई भी एसेट है 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया है तो वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी,
अगर आपने कोई वे ऑफ गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस से लिया है, ठीक है, तो उसमें माना जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑनर, जो प्रीवियस ऑनर ने है उसको कैसे एक्वायर किया था। तो अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है आपका, ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड मतलब आपने खुद जनरेट किया है, ठीक है, तो गुडविल वगैरह 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 अगर इसमें आ जाती है तो यहाँ पर नील मानी जाएगी, वो कॉस्ट जीरो मानी जाएगी। अगर आपने उसका प्राइस देकर ना खरीदा, खुद जनरेट किया तो जीरो मानी जाएगी। तो बस यही यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो देखो हमने, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख सकते हो आपके इसी सेक्शन में, ये बताया गया, एग्जाम्पशन इसमें बताई गई है, कैसे कंप्यूट करना है, सब कुछ आप एक क्रक्स उसका एट द एंड लिख सकते हो। तो देखो अब हमने क्या क्या टॉपिक्स देखे हैं इसमें। हमने देखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही गप्पे, 5 हेड्स में से एक है सेक्शन नंबर 14 की, अगर कोई भी हम हमें बेनिफिट होता है अगर बाय सेलिंग ऑफ आर कैपिटल एसेट, तो वो इसमें फॉल करेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने किया चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45 किया हमने। उसके बाद हमने 45 के एसेंशियल्स बता दिए, ठीक है। एसेंशियल्स के बाद हमने 45 के 3 क्लॉजेस बता दिए। उसके बाद हमने चार्जिंग के बाद हमने एसेंशियल्स के बाद हमने डेफिनेशंस बता दी, जो 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कैपिटल एसेट्स की और ट्रांसफर की, वो डेफिनेशंस बता दी। डेफिनेशंस के बाद हमने टाइप्स बता दिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्यों डिफरेंशिएट किया, और हाँ टाइम पीरियड क्या है, 12 और 24, 12 फॉर लिस्टेड और 24 फॉर अनलिस्टेड, ठीक है, ये हो गया। टाइप्स के बाद हमने क्या बताया, टाइप्स के बाद हमने बताया मोड ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूट कैसे करना है। तो कंप्यूटेशन में भी हमने 2 बताई, एक तो जर्नल कंप्यूटेशन, एक हमने बताई इंडेक्स कॉस्ट, तो ये 2 याद रखनी है। उसके बाद हमने बता दी एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस के बाद कंक्लूजन। तो ऐसे ही बस अपने आंसर को फ्रेम कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हेडिंग्स होगी, 7 हेडिंग्स में आप 7 पेज तो इजीली भर दोगे। तो बस वैसे आपका आंसर बन जाएगा। एक पेज आप बना दोगे फ्लो चार्ट का, तो 8 पेज तो ऐसे हो गए, ठीक है। तो ये बस आपने याद रखना है इस वाले हेड के अंदर। नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।